हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग ऑनलाइन के चीतों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है भाइयों बहनों? चलो, क्या हाल चाल हैं? अक्षत भाई, अभी कैलकुलेटर का जब आएगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो मैं बता दूंगा बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ आया नहीं है। ठीक है, आवाज़ आ रही है, ओके। हाँ, बुक्स अभी आएंगी, बुक्स की तो अभी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई चैतन्य भाई। चलो, मेरे साथ जीरो काटा कौन खेलेगा जल्दी से, अभी 2 मिनट है। ठीक है, तो शुभम का सबसे पहले मैसेज आया। ठीक है शुभम, तो तुम मेरे साथ खेलोगे तो पहली चाल तुम्हारी, तुम बस अपना नंबर टाइप करके भेज दो, तुम्हारे मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है? तो बताओ शुभम, क्या चला तुमने? नहीं नहीं, तुमसे नहीं, तो शुभम ने चला 5। ठीक है शुभम, तो मैंने चला शुभम 3। ठीक है, अब शुभम की चाल। चलो शुभम। तो शुभम ने चला 7। ओ माय गॉड, ये तो मैं फंस गया। अब मैं क्या चलूं, ये तो मैं फंस गया, समझ नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या चलूं, ये तो मैं फंस गया। तो मैंने चला 9। ठीक है, अब शुभम की चाल। शुभम ने चला 6। ठीक है, तो मैंने चला 4। चलो शुभम की चाल। ठीक है, ड्रॉ कह रहे हैं बच्चे, ड्रॉ हो गया। ठीक है, शुभम ने चला 2, तो मैंने चला 8। बस, फिर शुभम ने चला 1। चलो, ड्रॉ हो गया ये वाला। चलो ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स में जितना पढ़ा वो समझ आया, उसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आओ, तुम्हें हारना है? चलो ठीक है, तो एक ऑफलाइन की चीटी के साथ और खेल लेता हूँ, ठीक है? चलो, पहले तुम्हारी चाल, बस अपना नंबर बोल दो। ठीक है, तो तुमने चला 1, तो मैंने चला 5। तुमने चला 9, तो मैंने चला, ये तो मैं फंस गया, 4। तुमने चला 6, तो मैंने चला 3। तुमने चला 7, तो मैंने चला 8। तो तुमने चला 2। व्हाट्सएप अभी चैतन्य, अभी वो नहीं हुआ, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, अभी आज तो पुराने बैच से फ्री हुए ना, आज पुराने बैच का एग्ज़ाम आज खत्म हुआ, तो अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करके एक्टिवेट कर दिया जाएगा। चलो ठीक है,
चलो तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो बताओ पहले फटाफट, वो सबको याद है? लास्ट क्लास की कहानी याद है? चलो आओ फिर शुरू करते हैं। शिवांश एक काम करो, गेट बंद कर दो। कोई नहीं, मुझे बहुत से मतलब नहीं, मेरे बच्चे आ गए, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे तुम भी बाहर ही जाना, कुंडी लगाओ, कुंडी लगाओ। चलो आओ फटाफट शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, वो याद है आपको या भूल गए? याद है ना? भूल गए तो अच्छी बात है, रिवीजन करना है आपको घर जाके। चलो मैं जल्दी से बताता हूँ, वैसे आज लिंक नहीं है उनका। एक तो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। एक हमने छोटा सा डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो। चलो बाकी फोन तो रखो, फोन यहाँ कम है, तो जितने हैं उतनी तो बैलेंस शीट टैली होगी। जल्दी से फोन साइलेंट करके यहाँ रख दो फटाफट, तब तक मैं आज के कॉन्सेप्ट की तैयारी करूँ। तो आज जो है मैं बता देता हूँ आज हमको क्या करना है। आज हमको 2 मेन कॉन्सेप्ट सीखने हैं बस, और एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो तब तक आप फटाफट रजिस्टर निकाल के तैयार हो जाओ, फिर मैं शुरू करता हूँ। चलो सर जल्दी। चलो ठीक है, तो डालो हेडिंग, डालो मेरे साथ फटाफट। 2 कॉन्सेप्ट मेन सिखाऊंगा, लेकिन पहले एक हेडिंग डालना है। इसका नाम लिखो, आज के पहले कॉन्सेप्ट की हेडिंग लिखना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट। एक शब्द सिखाना है मुझे, बस उस पर हम आज डिस्कशन शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट, रेसिडेंट किसे कहते हैं, इस शब्द को सिखाएंगे आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंट, की रेसिडेंट किसे कहते हैं। तो पहले तो आप ही बताओ, आपके दिमाग में अगर कुछ है इमेज या ये वर्ड सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है तो, रेसिडेंट किसे कहते हैं? मतलब रेसिडेंट वर्ड का क्या मतलब है? हाउस, अच्छा हाउस याद है, रेसिडेंशियल, अच्छा रेसिडेंशियल वर्ड से हाउस निकाल लिया आपने, ठीक है। चलो ठीक है, तो रेसिडेंट जो उसमें रहते हैं, बिल्कुल सही। अब हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये रेसिडेंट वर्ड जो होता है 2 लोगों पर अप्लाई किया जाता है। एक होते हैं इंडिविजुअल्स और एक हो गए कॉरपोरेट्स, ठीक है। अब रेसिडेंट्स किसे कहा जाता है? रेसिडेंट्स ऐसे लोगों को कहा जाता है या ऐसी कंपनियों को कहा जाता है, मतलब बॉडीज को कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है, जिनका हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, या आप लिख लेना मेरे साथ, लाइज इन द कंट्री, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री में लाई करता है। कंट्री का मतलब है यहां पर मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर तब तक आप लिख भी रहे हो, सोचते रहना हल्का हल्का। क्या विराट कोहली इंडिया का रेसिडेंट है? क्या जॉन सीना इंडिया का रेसिडेंट है? तो आपको कैसे पता? नहीं, बस यही शब्द गलत हो गया। हम सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे, हम रेसिडेंटशिप की बात कर रहे हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स में अंतर होता है। तो जो आपने कहा ना नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। हम बात कर रहे हैं रेसिडेंटशिप की। तो रेसिडेंट बताओ विराट कोहली है या नहीं है? तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होएगा। तो मतलब उस लॉजिक से आपने सोचा कि जॉन सीना बाहर रहता है, तो वो एक तरह से यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, नहीं होगा। और विराट कोहली तो यहीं पे रहता है, तो वो यहाँ का काउंट। अच्छा मान लो विराट कोहली 2 महीने के लिए टूर पर ऑस्ट्रेलिया गया,
फिर 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है, 8 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है, 1 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है, 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है, 10 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है। अच्छा, तो नहीं होगा यहाँ का काउंट है। चलो ठीक है, तो वैसे इसके जो लीगल रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन हम मान लेते हैं जो पहला एग्जांपल था कि ठीक है विराट कोहली यहाँ का रेसिडेंट, अच्छा मैं यहाँ का रेसिडेंट हूँ, आप यहाँ के रेसिडेंट हो एक तरह से, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट कंपनियों पर लगाते हैं। अब मान लो आपने एक बैंक का नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, तो क्या वो यहाँ का रेसिडेंट है? ठीक है। क्या मैकडोनल्ड्स यहाँ का रेसिडेंट है? नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि मेन, हाँ, हेड है वो US में, राइट। तो जो एक कॉमन सेंस आप लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो। अब इसी कॉमन सेंस को जो कीवर्ड दे रखा है इकोनॉमिक्स में, इसको कीवर्ड ये दे रखा है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी टाइम इंडिया में रहता है, इंडिया में कमाता है, इंडिया में खर्च करता है, उसको रेसिडेंट कहते हैं, है ना। तो ये आपने बस ये छोटी सी लाइन लिखनी है। तो रेसिडेंट का मतलब है इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट्स whose economic interest lies in the country, तो वो हमारा रेसिडेंट होता है ना। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें बड़े ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे पहला स्टार डाल के लिखता हूं कि मान लो कोई इंडिया में बच्चा पढ़ने आया, फॉरेन स्टूडेंट, अब वो तो 2 साल से या 1 साल से 3 साल से जो भी वॉटएवर इंडिया में रहता है, क्या उसको हम अपना रेसिडेंट माने? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट के लिए हम ये मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ पढ़ने यहाँ आया है, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ शिक्षा लेने आया है, फिर ये यहाँ से वापस अपने देश चला जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो ये पैसे कमाएगा भी, वो अपने घर भेज देगा, वो अपने घर में अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने मम्मी पापा को भेज देगा। तो फॉरेन स्टूडेंट को हम अपना रेसिडेंट इसलिए नहीं कंसिडर करते। पूरी तरह से यहीं सेटल्ड है, यहीं कमा रहा है, यहीं खर्च कर रहा है, यहीं खा रहा है, तो फिर मान लेंगे, तब मान लेंगे। लेकिन हम जब ऐसी खाली लिख के छोड़ देते फॉरेन स्टूडेंट, तो माना ही जाता है तो बाहर का बच्चा। अब ऐसे ही देखो, अगला पॉइंट है, इसमें है फॉरेन पेशेंट। अब कोई विदेशी मतलब बीमार आदमी इंडिया में इलाज कराने आया है, अब उसको, हाँ, तो ये भी नहीं होगा, चाहे वो 4 महीने से इंडिया के अंदर ही है, लेकिन हम इसको भी रेसिडेंट नहीं कहेंगे, परमानेंटली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह एक और पॉइंट है, क्रू मेंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब कोई US का हवाई जहाज इंडिया आया, और उस हवाई जहाज में ऑब्वियसली क्रू मेंबर्स भी होंगे US वाले, तो उन क्रू मेंबर्स को मान लो यहाँ पर कुछ दिन हो गए रुके हुए, तो उनको हम क्या अपना रेसिडेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे, तो ये भी हमारे रेसिडेंट कंसिडर नहीं होते। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स BUREAU, ब्यूरोक्रेट्स CRATS, या ऑब्लिक पॉलिटिशियंस ऑफ फॉरेन कंट्री। कई बार बहुत से ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस, राजनीतिक लोग इंडिया आते हैं विजिट के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो क्या उनको हम इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये 4 हमें स्पेसिफिकली हमारे मतलब सिलेबस में कवर्ड करवा रखे हैं कि इन चारों को हम अपना रेसिडेंट नहीं मानेंगे। हाँ, इसके अलावा कोई और है, मान लो आप हो, मैं हूं, जो इंडिया में ही रहता है, जो इंडिया में ही कमाता है, जो इंडिया में ही खर्च करता है, इन सब लोगों को हम क्या मान लेंगे? रेसिडेंट। तो विराट कोहली रेसिडेंट है, आप रेसिडेंट हो, मैं रेसिडेंट हूं, क्योंकि हम सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब समझ लो, हम सबका दिल जो है वो इंडिया में है। हम पैसे भी कमाएंगे तो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देंगे या अपने घर में रखेंगे, हम खर्च करेंगे तो यहाँ ज्यादा खर्च करेंगे, तो हम सब रेसिडेंट्स हैं, लेकिन ये लोग रेसिडेंट्स नहीं है।
तो समझ आ रहा है वाले रेसिडेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है, एक और बड़ा स्पेशल पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स। तो ये एग्जाम में भी एक बार पूछ लिया था, बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स किसे कहते हैं? तो बॉर्डर वर्कर की स्टोरी ये थी कि वो कंट्री के बॉर्डर पे मान लो कहीं रहते हैं, तो ये वर्कर जो है नेपाल में रहता है, लेकिन ये रोज सुबह आता है ऑफिस इंडिया में काम करने और शाम को घर चला जाता है। तो इसको बॉर्डर वर्कर कहते हैं, रेसिडेंट माना जाएगा। हाँ सही, तो यही क्वेश्चन था। तो इसको भी हम नेपाल का रेसिडेंट कंसिडर करेंगे, मतलब अगर मैं अपने एंगल से लिखूं तो ये भी नो है, तो ये इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बॉर्डर वर्कर्स को भी हम यही मानते हैं कि ये हमारे बस देश में काम करने आ रहे हैं, लेकिन इसका दिल कहाँ है? अपने देश में, नेपाल में। हाँ, बॉर्डर वर्कर्स। तो बॉर्डर वर्कर्स को भी हम अपना रेसिडेंट कंसिडर नहीं करते। तो आपको क्या लगता है उनका दिल कहाँ है? हाँ ठीक है, तो अब तो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बताओ उनका दिल कहाँ है? ठीक है, तो अगर आपको लगता है दिल इंडिया में है तो फिर रेसिडेंट, अगर आपको लगता है दिल इंडिया में नहीं है तो वो फिर हमारे रेसिडेंट नहीं। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा, फिर एग्जामिनर भी तो चालू है। तो एग्जामिनर भी तो वही चीजें देता है ना जो कोर्स में होती है। अब ये थोड़ी ना 12th क्लास के सिलेबस में वो इको ऑनर्स का सिलेबस निकाल के परोस देगा आपको, समझ गए बात? तो वो उतना ही देगा जितना मतलब लॉजिकल आपके लिए सोचना है ना? तो लॉजिकल क्या है सोचना? जैसे मैंने पूछा था, तो विराट कोहली रेसिडेंट है? हाँ है। जॉन सीना है? नहीं है। मैकडोनल्ड्स कंपनी? नहीं है। एसबीआई बैंक है। तो बस सिंपल। तो बेसिकली जो इंडिया में मतलब इंडियन कंपनी समझ लो, या जो इंडिया में रहता है, या जो इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिसका लाई करता है, वो आदमी रेसिडेंट होता है। और जितनी भी फॉरेन कंपनियां हैं, या जितने भी फॉरेन लोग हैं, स्टूडेंट हैं, पेशेंट्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बॉर्डर वर्कर्स हैं, ये सब हमारे रेसिडेंट नहीं। वो तो आप देख लो ना, इंडियन कंपनी है ना? यहाँ पे ठीक है, तो अब ये तो टेक्निकल पॉइंट हो गया ना, तो ये तो सर्च करने वाली चीज होगी भाई ये कंपनी इंडियन है या नहीं है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मेरा जॉब इंटरव्यू मत लेना कि सर अब मैं हम लिस्ट निकाल के लाए, अब सारी कंपनियों का आप बताओगे कि ये इंडियन कंपनी है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज आती है वो इसके नीचे लिखो। एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि रेसिडेंट और सिटीजन, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो इसको ऐसी हेडिंग डाल लो आप, रेसिडेंट वर्सेस सिटीजन। ठीक है ना? तो आप सिंपल, अब मतलब मेरे से मत पूछना, मेरे जॉब इंटरव्यू मत लेना, रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कैसे सोचना है आपको, बताओ क्या सोचोगे? अगर आपको लगता है कि इसका दिल इंडिया में है तो ये कौन है? रेसिडेंट। कमा रहा है, खर्च भी वहीं करता है, हाँ हाँ, तो वो रेसिडेंट है। राइट। चलो, तो रेसिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क होता है बताओ? मारो तुक्का पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, अब आपको पता है कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार के पास कहाँ की सिटीजनशिप थी? कनाडा की, बहुत टाइम तक। लेकिन फिर भी वो इंडिया का रेसिडेंट ही माना जाता था, क्योंकि इंडिया में घर है, इंडिया में मूवीज बनाई, कमाया, खर्च करा, टैक्स दिया। तो पॉइंट क्या होता है कि जो सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आप लिख लो, ये कीवर्ड है। सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट जो होता है ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी देश के अगर लीगल यानी कि कानून का पालन कर लोगे तो आप भी सिटीजन बन सकते हो, आप भी सिटीजन बन सकते हो। अब जैसे अक्षय कुमार का जो एग्जांपल है, वो कुछ टाइम पहले तक कहाँ का सिटीजन था? कनाडा का।
क्योंकि उसने कनाडा की सिटीजनशिप के रूल फॉलो कर रखे थे, तो उसको वहां की सिटीजनशिप मिली हुई थी। तो सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, कानूनी कॉन्सेप्ट होता है, जबकि रेसिडेंटशिप कॉन्सेप्ट जो होता है ये होता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। यहां पर हम देखते हैं कि आपका दिल कहाँ है, दिल का मतलब कमाते कहाँ हो, खर्च कहाँ करते हो, आर्थिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूएस में बॉर्न हुए, आ गए इंडिया। हाँ, अब आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, अगला पॉइंट वही है। तो आप ये बताओ आपका दिल कहाँ है? इंडिया में है ना, बस इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो सेकंड डिफरेंस क्या है, आपको पता है डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, डुअल सिटीजनशिप कैन बी देयर। अब हो सकता है आपने कहा कि मैं सर यूएस में पैदा हुई तो मेरे पास यूएस की सिटीजनशिप आ गई, और पैदा होते ही मैं इंडिया आ गई, 10 साल 20 साल यहीं रह रही हूँ, तो आपके पास इंडिया की भी सिटीजनशिप आ गई। तो सिटीजनशिप तो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, आपके पास यूएस की भी आ सकती है, आपके पास सिंगापुर की भी आ सकती है, आपके पास कनाडा की भी आ सकती है, लेकिन आपका दिल कहाँ है? आपने कहा इंडिया। तो जो रेसिडेंटशिप कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कभी भी डुअल नहीं हो सकता। तो डुअल रेसिडेंटशिप इज नॉट पॉसिबल। रेसिडेंट कॉन्सेप्ट ही सिंगल कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब आप किसी भी एक ही कंट्री के रेसिडेंट माने जाओगे। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि सर आधा मन तो मेरा यूएस में लगता है, आधा मन इंडिया में लगता है, मतलब ऐसे बोलने के लिए बोल दो, पर कॉन्सेप्चुअली डुअल रेसिडेंटशिप नहीं होती है। तो जैसे हमने फॉरेन स्टूडेंट की बात करी थी, हाँ, तो वो बॉर्न इंडिया में, फॉर एग्जांपल वो बॉर्न इंडिया में हुआ, अमेरिका गया स्टडीज के लिए, वहीं पे कमा रहा है, वहीं खा रहा है, अमेरिका में हो गया, राइट, तो वहां का रेसिडेंट, हाँ वहां का रेसिडेंट हो जाएगा। कि हम तो बोला इंडिया का रेसिडेंट नहीं है ना, ये क्रॉस जो हमने ऊपर लगाए हम इंडिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में बॉर्न है और इंडिया आ गया, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट लिखने का हमारा मतलब था कि वो अमेरिका में 18 साल तक रहा, 2 साल की पढ़ाई के लिए इंडिया आ गया, अब पढ़ाई करके वो वापस चला जाएगा, ये मतलब नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आया है। हाँ, तो हम फॉरेन स्टूडेंट उसको कह रहे हैं, हम फॉरेन स्टूडेंट उसको नहीं कह रहे कि वो पैदा हुआ यूएस में, 2 महीने का था, मम्मी उसको इंडिया ले आई और 20 साल से वो इंडिया में रह रहा है, उसको नहीं कह रहे, बाहर है, राइट राइट। तो आपको ये मतलब हर कहानी में ये सोचना है कि अल्टीमेटली वो आदमी पैसा कमा के कहां ले जाएगा, पैसा कहां खर्च करेगा, उसकी बेस कंट्री कौन सी। ऐसी ये पेशेंट है, इलाज कराने इंडिया आया है, चला जाएगा फिर, है ना, ऐसी क्रू मेंबर्स हैं। तो मतलब हमको बस ये देखना है कि वो आदमी का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर है। तो समझ आ गया? तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है रेसिडेंट में और सिटीजन में। रेसिडेंट जो होता है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और सिटीजन जो शिप होती है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए कभी भी आप रेसिडेंट को और सिटीजन को सेम नहीं समझना, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन हमें इकोनॉमिक्स में कौन सा पढ़ना है? रेसिडेंट। मतलब हमारा मेन मुद्दा किसको लेकर है? रेसिडेंट को लेकर। चलो, तो समझ आ गया रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट? अच्छा, तो ये तो हो गया जी रेसिडेंट। हाँ, लिख लो रेसिडेंट। अब एक स्टार डालेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था क्या पहले? फैक्टर इनकम। तो जल्दी से रिवाइज करवाओ, फैक्टर इनकम कौन सी थी? हाँ, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देने के बदले में जो मिली, क्या क्या मिली? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। वेरी गुड, तो हमने पढ़ रखा है फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम जो रेसिडेंट्स ने कमाई, तो इसलिए दो कॉन्सेप्ट्स का ना मिक्सचर हो रहा है, एक है फैक्टर इनकम जो पहले पढ़ा और एक रेसिडेंट्स। तो फैक्टर इनकम जो रेसिडेंट्स ने कमाई
उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो बस स्टार पॉइंट में यही लिखना है, यानी कि फैक्टर इनकम्स जो किसने कमाई, रेसिडेंट्स ने। हाँ, तो रेसिडेंट पता होना चाहिए पहले। तो क्या मैं यहां पर जॉन सीना की इनकम की बात कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं यहां पर मैकडोनल्ड्स की इनकम की बात कर रहा हूं? नहीं। वेरी गुड। तो यहां मैं सिर्फ किसकी इनकम की बात कर रहा हूं? रेसिडेंट्स की। और रेसिडेंट्स की भी कौन सी वाली इनकम? सिर्फ फैक्टर इनकम। और अगर आपको मेरी वाली वो कहानी याद हो तो फैक्टर इनकम मैंने बताया था ना कौन सी कमाई होती है? मेहनत की कमाई। अब आपने पॉकेट मनी कमाई, हाँ जो मैं कमाता हूं मेहनत की, लेकिन आपने जो पॉकेट मनी कमाई क्या वो इसमें आएगा? नहीं। तो ट्रांसफर इनकम की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ कौन सी इनकम की? फैक्टर इनकम की। तो जो भी फैक्टर इनकम हमारे रेसिडेंट्स कमाते हैं ना, उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? मारो तुक्का इस इनकम को, कि जो भी इनकम हमारे रेसिडेंट्स कमाते हैं, जो भी फैक्टर इनकम हमारे रेसिडेंट्स कमाते हैं, उस इनकम को क्या कहते हैं? तो चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, तो आज पर्दा खुल गया देखो। तो इसी इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। तो नेशनल इनकम कहते हैं, तो इंग्लिश वाली डेफिनेशन लिख लो नेशनल इनकम की, कि भाई इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय, कौन कमाता है? अर्नड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो ये डेफिनेशन लिखवाने से पहले मुझे इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाना था, नहीं तो आप मेरे बाल नोचने पहले ही आ जाते। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन होती है इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, यानी कि सारी फैक्टर इनकम्स जोड़ लो जो किसने कमाई, अर्नड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो बस इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो मतलब बेसिकली जो आप यूनिट पढ़ रहे हो नेशनल इनकम, तो एटलीस्ट अब आपको मीनिंग पता चल गया। तो इस पूरे देश में जितने भी रेसिडेंट्स हैं या देश के बाहर जितने भी रेसिडेंट्स हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। तो इसको थोड़ा सा और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि बाद में रिवीजन में सब बातें थोड़ा हेल्प करती हैं, तो हल्की सी एक ड्राइंग भी बना रहा हूं, तो आप भी बना सकते हो। तो पहले एक सुंदर सा भारत का नक्शा बना लो, ठीक है, और थोड़ा सा दूरी पर मतलब ऐसी कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बना लो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी दुनिया। तो प्यारा भारत देश बना लो और बाकी दुनिया बना लो। चलो अब लेबलिंग करते हैं। आपसे पूछता हूं, बताओ रेसिडेंट्स को कौन सा कलर करूं? ग्रीन, ठीक है। तो लेबलिंग कर रहा हूं, तो ग्रीन कलर जो है वो हमने चूज कर लिया रेसिडेंट्स के लिए। और नॉन रेसिडेंट्स के लिए कौन सा कलर करूं? नहीं, व्हाइट तो नजर नहीं आएगा, रेड कर दूं? ठीक है, नॉन रेसिडेंट्स के लिए रेड कर लेते हैं। तो कलर चूज कर लिया हमने, ठीक। ठीक है, तो पहचान रहेगी। चलो तो कुछ हरे आदमी बना लेते हैं, आप भी बना लो कुछ हरे आदमी। कुछ इंडिया में होंगे हरे आदमी, मेरी तरह और आपकी तरह। कुछ इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं हरे आदमी। विराट कोहली फिलहाल दुबई गया हुआ है खेलने, है ना। इसी तरह कुछ हरी झोंपड़ियां बना लो। हरी झोंपड़ियों का मतलब क्या हो गया? ये कंपनीज हैं, ये सब रेसिडेंट्स हैं, समझ गए? पूरा हरा कलर क्या डिनोट कर रहे हैं? रेसिडेंट्स हैं ये सब। और इसी तरह कुछ लाल भी बना लेते हैं, कुछ लाल आदमी बना लेते हैं, ठीक है, लाल झोंपड़ियां बना लेते हैं, लाल आदमी और लाल झोंपड़ियां। तो लाल कलर क्या है? नॉन रेसिडेंट्स, राइट, है ना। लाल आदमी क्या है? नॉन रेसिडेंट्स।
तो भाई पूरे ब्रह्मांड में हरे आदमी भी हो सकते हैं, लाल आदमी भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मतलब रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसी कंपनियों में भी हो सकता है। इंडियन कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनियां भी हो सकती हैं, है ना। तो हमको बस क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको सिर्फ क्या देखना है, तो पहले सुनना ध्यान से। अब ये जितने भी लाल कलर के लोगों ने मान लो पैसा कमाया, ये जितने भी लाल कलर के लोग हैं या लाल कलर की जो झोपड़ियां हैं, इन्होंने जो भी इनकम कमाई, जो भी, क्या इस इनकम को आप नेशनल इनकम कहोगे? नहीं कहेंगे। समझ आ गया? तो लाल कलर के जो लोग हैं, ये जो भी इनकम कमाएंगे, हम इनकी इनकम को नेशनल इनकम नहीं कह सकते, ये जो लाल कलर के लोग हैं, क्योंकि ये लाल कलर के लोग कौन से हैं? नॉन रेजिडेंट्स, राइट। तो हम इन लाल कलर के लोगों की इनकम को नेशनल इनकम नहीं कह सकते। समझ आ गया? लेकिन ये जितने भी हरे कलर के लोग हैं या हरे कलर की झोंपड़ियां हैं, चाहे इंडिया में हो, चाहे जापान में हो, चाहे सिंगापुर में हो, विराट कोहली अभी बाहर खेलने गया हुआ है, लेकिन ये जितने भी हरे कलर के लोग या हरे कलर की झोंपड़ियां, ये जितनी भी इनकम कमाएंगी, तो इस इनकम को क्या कहेंगे? हाँ, इस इनकम को कहेंगे नेशनल इनकम, राइट। तो आई होप आप अब समझ गए कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब है जितनी भी फैक्टर इनकम्स इन हरे लोगों ने कमाई, ये भी लिख देता हूं, फैक्टर इनकम्स, ठीक है, ट्रांसफर वाली नहीं, सिर्फ मेहनत की कमाई। तो जितनी भी फैक्टर इनकम इन हरे लोगों ने कमाई है, उसको नेशनल इनकम कहेंगे। तो क्लियर हो गया अच्छे से कॉन्सेप्ट? चलो, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद लिखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, नए पेज पर, फ्रेश पेज पर लिखना है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी सुन के क्या लग रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, तो बना लेते हैं ऐसी, तो ठीक लग रहा है वैसे। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री ही एक तरह से मतलब आप कह सकते हो टेरिटरी, राइट। ठीक है, तो एक, ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बिल्कुल सही आपने कहा, एक तरह से ज्योग्राफिकल बाउंड्री, है ना, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ बस ये, अगर मान लो कोई आदमी एक नाव लेकर मान लो बिल्कुल यहां तक आ जाए, बॉर्डर के पास से, है ना, ऐसे खड़ा है, ठीक है, अब कह रहा है ठीक है 2 मीटर दूरी पर तो बाउंड्री है, तो क्या ये जो आदमी खड़ा है यहां पर, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है अभी या नहीं है? बट आपने तो कहा बाउंड्री, ये तो बाउंड्री के बाहर है। ओशनिक एरिया भी होता है, तो ये बातें आपको कहां से पता चली? ज्योग्राफी में। चलो ठीक है, नहीं तो मुझे लगा, हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगा नहीं तो आप कहते कि नहीं सर ये टेरिटरी में नहीं है, फिर तो कोई भी आदमी ऐसे यूं बम फेंक देगा आके, है ना, कि ये लो, है ना। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो टेरिटरी का मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो है ही है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन साथ ही साथ कुछ टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं वो भी हमारी ही टेरिटरी माना जाता है ना। तो ये जो टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं, है ना, तो ये भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है पहले इतना? अच्छा, इसके अलावा अब एक हमारा एयर इंडिया का हवाई जहाज है ये, ठीक है, क्या है ये? हवाई जहाज। हाँ हाँ, बना लो, और क्या, इतनी अच्छी ड्राइंग क्लास चल रही है, तुम कह रहे हो सब बनाए। पेंसिल से बना लो, और क्या, तो नोट्स हैं।
ठीक है, तो ये हवाई जहाज एयर इंडिया का हवाई जहाज जा रहा है, ठीक है। अब फिलहाल ये हवाई जहाज कनाडा के ऊपर उड़ रहा है, आप इस हवाई जहाज के ऊपर खड़े हो, तो अब आप बताओ कि आप डोमेस्टिक टेरिटरी पर हो या नहीं हो। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कि आप एक एयर इंडिया के हवाई जहाज पर खड़े हो या अंदर बैठे हो, चलो ठीक है, ज्यादा खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना, तो ऊपर कैसे पहुंची, चलो ठीक है, तो अंदर बैठे हो, लेकिन ये हवाई जहाज फिलहाल कनाडा की मतलब हवा में उड़ रहा है, उतरने वाला है, कनाडा पहुंचने वाला है, एयर स्पेस में है, हाँ उनके एयर स्पेस में, उनके मतलब बस हवाई अड्डे पर लैंड ही करने वाला है आपका एयर इंडिया का हवाई जहाज, और आप अंदर बैठे हो या अंदर खड़े हो, ऊपर खड़े हो। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या अभी ये आदमी टेरिटरी पर है, टेरिटरी में है इंडिया की या नहीं है, नहीं है ना, तो ऐसा आप सोच रहे हो। तो भाइयों बहनों, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, यही सिखाना भी है कि जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट्स या जितने भी हमारे वाटर वाले शिप्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो दुनिया में कहीं पर भी अगर होते हैं तो उतने पर्टिकुलर एरिया को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप इस हवाई जहाज के ऊपर खड़े हो तो आप अभी कह सकते हो कि मैं डोमेस्टिक टेरिटरी पर हूं, लेकिन जैसे ही आपने हवाई जहाज से पहला कदम बाहर निकाल के यहां रख दिया मान लो, तो फिर क्या हो गया, फिर आप डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर हो गए। हाँ, तो जब तक हवाई जहाज पर हो या हवाई जहाज के अंदर हो, ऊपर हो, पंखे पे लटके हो, कहीं भी हो, अपनी ही एग्जैक्टली तो एक तरह से उसको भी कंसिडर किया जाता है कि आप डोमेस्टिक टेरिटरी पर हो, है ना, तो कितनी बढ़िया चीज हो गई। तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, तो ये आप बना सकते हो, तो हवाई जहाज भी बना सकते हो और चाहो तो कोई पानी वाला जहाज भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये पानी वाला जहाज है, आप इस पानी वाले जहाज पर जा रहे हो, ये भी भारत का ही पानी वाला जहाज है, तो ये भी हमारी ही टेरिटरी कंसीडर किया जाता है। हाँ, पानी वाले जहाज से उतर गए तो फिर टेरिटरी से बाहर बाहर। अच्छा जी, और इसके अलावा आपको पता है समुद्री इलाकों में, समुंदर के अंदर बहुत बड़े बड़े नेचुरल गैस और तेल को मतलब स्टोर करने के लिए, नेचुरल गैस और तेल को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन कंटेनर्स को बोलते हैं रिग्स, उन कंटेनर को क्या बोलते हैं, रिग्स बोलते हैं। कंटेनर समझ गए, गैस को जहां पे रखा जाता है, तेल को जहां पे रखा जाता है। अब घर में तो आप कह दोगे पतीले में रखते हैं हम, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी को कहाँ रखते हैं, रिग्स में, उसको रिग्स बोलते हैं। तो ये बहुत बड़े कंटेनर होते हैं, तो ये बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं समुंदर के अंदर होते हैं, समुंदर पर होते हैं यहां पर। अब गलती से आप इस रिग के ऊपर मान लो खड़े हो गए, तो क्या आप टेरिटरी पर हो या नहीं हो, क्या आप डोमेस्टिक टेरिटरी पर हो या नहीं हो। हाँ, क्योंकि ये हमारे ही रिग हैं, तो फिर आप यहां पर भी माने जाओगे कि आप हमारी ही टेरिटरी पर हो, इसको भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं, क्योंकि ये हमारे ही रिग्स हैं, चाहे हो कहीं पे भी। इसी तरह एक जापान के अंदर हमारे भारत देश ने अपना एक डिफेंस कैंप लगाया है, डिफेंस कैंप, ठीक है, जापान के अंदर हमारे इंडिया का एक डिफेंस कैंप लगा हुआ है, और वहां डिफेंस कैंप में हमारे मतलब मान लो ऑफिसर्स खड़े हुए हैं, तो वो ऑफिसर्स बताओ जापान की टेरिटरी पर खड़े हुए हैं या डोमेस्टिक टेरिटरी पर खड़े हुए हैं, श्योर, जापान में, कंट्री के अंदर है बिल्कुल। हाँ, बाहर देखो वो जैपनीज लड़की खड़ी है उधर, इंडिया की कैंप है। हाँ, ये कैंप जो है भारत का कैंप है, ये देखो ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। तो अगर हमारे कोई भी डिफेंस कैंप्स या डिफेंस बेसिस पूरी दुनिया में कहीं पर भी लगे हुए हैं,
तो उतने एरिया को, उस कैंप वाले एरिया को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जा रहा था, इवन दो वो चाहे जापान में हो, कनाडा में हो, सिंगापुर में हो, कहीं पर भी। तो उतना कैंप वाला एरिया भी क्या माना जाएगा, हमारी टेरिटरी माना जाएगा। तो अभी तक क्या क्या चीजें टेरिटरी में देखो आपको पता चल गई? नहीं नहीं, एक तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और क्या पता चल गया? हाँ, एयर इंडिया नहीं, मतलब हाँ एयर वेसल बोल लो, हाँ हवाई जहाज कह लो सिंपल भाषा में, ठीक है। पानी वाले जहाज, टेरिटोरियल वाटर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, डिफेंस कैंप्स, राइट, वेरी गुड, है ना, ये हो गए। और एक तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं क्या बताऊं, तो नीचे बना देता हूं। एक होती हैं इंडियन एम्बेसीज, है ना, जिसको कॉन्स्युलेट भी बोलते हैं। अब जैसे हमारी इंडिया की एम्बेसी अलग अलग देशों में, मान लो ये इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में है। एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। अब दूतावास का मतलब क्या होता है? एम्बेसी। तो ये मान लो पाकिस्तान के अंदर भारत का एक दूतावास है, ठीक है। और आप यहां पर खड़े हो, मान लो एम्बेसी के छत पर, भारत का झंडा हाथ में लेके, तो बताओ आप टेरिटरी में हो, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में हो, या आप पाकिस्तान में हो? हाँ बोलो। ये इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में, ये तो कुछ तो बॉलीवुड मूवियों में भी तो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कोई पहुंच गया गलती से, फिर वहां पे एम्बेसी में फोन करा, ये वो ड्रामे दिखाते हैं ना बॉलीवुड में। तो इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया का दूतावास है, पाकिस्तान के अंदर है। तो आप उस इंडियन एम्बेसी की छत पे खड़े हो, तो बताओ आप टेरिटरी में हो इंडिया की या नहीं हो? हो, वेरी गुड, है ना। लेकिन अगर आप उतर के बाहर आ गए तो हाँ फिर नहीं हो, ठीक है। तो जितनी भी इंडिया की एम्बेसीज होती हैं, है ना, जितनी भी इंडियन एम्बेसीज होती हैं पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान, चाहे यूएस, चाहे कनाडा, इनको भी हम अपनी ही टेरिटरी कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये ड्राइंग जो बनाने का पर्पस था, ये एक पिक्टोरियल मतलब प्रेजेंटेशन थी, बाद में रिवीजन में अच्छा लगता है। लेकिन अगर इन बातों को अब लिखवा दूं आपको, तो वो आप नोट कर सकते हो मेरे साथ शॉर्ट में। तो मतलब एक डेफिनेशन ही लिख लो कि इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by government, administered by government, मतलब सरकार इसको एडमिनिस्टर करती है, विद इन विच मतलब जिसके अंदर पर्सन्स कॉमा गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। है ना। बाकी इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि जो भी आप ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब देखते हो, वो सरकार हमारी एडमिनिस्टर करती है, और जहां पर इंसानों का, सामानों का और पैसों का मूवमेंट मतलब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम सकते हो ना, आपको ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से महाराष्ट्र जाना है तो वीजा लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। तो ये हमारी टेरिटरी, तो इसको ज्योग्राफिकल टेरिटरी बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो बताओ लिस्ट जो जो आपको याद है, क्या क्या, कौन से? हाँ, एक तो एयर वेसल्स, मतलब एयरक्राफ्ट्स हो गए, है ना, और वाटर वेसल्स, पानी वाले जहाज हो गए, और नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स, वेरी गुड, ये बड़े बड़े कंटेनर हो गए, ये सब इंडिया के हैं। और डिफेंस कैंप, है ना, ये भी अपना इंडिया का है। हाँ, ई टेरिटोरियल वाटर भी तो था, टेरिटोरियल वाटर, और एफ
इंडियन एम्बेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं, है ना। तो देखो हवाई जहाज हो गया, पानी वाला जहाज हो गया, रिग्स हो गए, डिफेंस कैंप्स हो गए, टेरिटोरियल पानी हो गया, है ना। और टेरिटोरियल पानी भी कितना, मतलब इसका भी एक मेजरमेंट होता है 22 नॉटिकल माइल्स। हाँ, है ना। और इंडियन एम्बेसीज हो गई जितनी भी हैं दुनिया भर में, ये सब हमारी टेरिटरीज हैं। देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये सब हमारी टेरिटरीज हैं। बट इट एक्सक्लूड्स, लेकिन एक चीज हमारी टेरिटरी नहीं है, बट इट एक्सक्लूड्स। तो 2 मिनट के लिए ऊपर जा रहा हूं। अब आप इंडिया गेट घूमने गए थे, ठीक है, कल। और इंडिया गेट जब आप घूमने गए तो इंडिया गेट के पास जो रोड है वहां पर आपकी नजर एक ऑफिस पे पड़ गई। आप उस ऑफिस की छत पे खड़े हो गए। तो उस ऑफिस में जहां आप छत पर खड़े हो गए, अगर मैं कहूं कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, तो बताओ ये कहां खड़े हो आप? राइट, हो सकता है डिफेंस कैंप में, तो खैर आपको पहले ही गोली मार देंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही, आपने पहला ऑप्शन जो बताया वो बिल्कुल सही है। तो आप किसी अगर फॉरेन एम्बेसी के दफ्तर पे जाकर खड़े हो जाओगे, तो इसका मतलब वो आपकी टेरिटरी नहीं होगी। बिल्कुल सही, क्योंकि जिस प्रकार इंडिया की एम्बेसी को बाकी जगहों पर इंडिया की टेरिटरी माना जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस फॉरेन एम्बेसी को भी क्या माना जाएगा? फॉरेन टेरिटरी, है ना। मान लो ये यूएस की एम्बेसी की छत पे आप खड़े हो गए, तो फिर ये यूएस की टेरिटरी मानी जाएगी, है ना। तो बस इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, तो यही लिखना है, बट इट एक्सक्लूड्स all the foreign embassies, all the foreign embassies in India। तो जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो हमारी टेरिटरी नहीं होती। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझना था, फिर अभी मेन चीज तो अभी सिखाता हूँ खैर। बट टेरिटरी आप बता दोगे, क्लियर होगी टेरिटरी? ठीक। तो अब इसका हम यूज क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्यों पढ़ा रहा हूं वो बता देता हूं। चलो, तो अब देखो जी, मान लो अब टेरिटरी ही बनी हुई है। इस आदमी ने 500 रुपए कमाए, ठीक है, मैथमेटिक्स करते रहना, कितने रुपए कमाए? 500। इस आदमी ने 300 रुपए कमाए, कितना हो गया? 800। फिर इंडिया के अंदर ये आदमी पता है कौन है? जॉन सीना। ये घूमने आया है इंडिया, ताजमहल देखने आया है। इसने 300 रुपये कमाए, ठीक है, नहीं कमा सकता 300, 300 रुपये। हाँ कम है, कोई बात नहीं। घूमने हैं तो कमा लिए। फिर जो नेचुरल गैस रिग पर खड़ा है आदमी, उसने 400 रुपये कमाए। फिर जो डिफेंस कैंप में अंदर हैं वो दोनों आदमी, उन्होंने 600 रुपये कमाए। आप यूएस एम्बेसी की छत पे खड़े हो, ये दिख गए आपने, मान लेते हैं 700 रुपये कमाए। तो अब देखो जी ध्यान ध्यान से, अच्छा एक आदमी और रह गया, ये जो पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी की छत पे खड़ा है, इसने कितने रुपए कमाए? 800 मान लो। तो बहुत सारे अमाउंट्स हो गए ये तो, चलो आप शुरू से गिनते, नंबर लिखता रहता हूं, तो आप मैथमेटिक्स करता रहना। सबसे पहले नंबर 1 500, फिर नंबर 2 300, 800 हो गया। उसके बाद नंबर 3 ये 1600, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 ये 2000, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 ये 2600। यहां तक पहुंच गए, सब सही है, ठीक है। उसके बाद जॉन सीना
का नंबर 6 कितना 2900। तो पहले फिगर लिख देता हूं। काउंट नहीं होगा, क्यों? जॉन सीना तो बाहर का बंदा है। ठीक है, वेरी गुड, सही लॉजिक लगाया आपने। जॉन सीना तो बाहर का रेसिडेंट है, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन मैं क्या रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, है ना? तो आपकी सोच को मतलब हाँ ले जाएगा, हाँ ले जाएगा, वो तो ले जाएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम अभी रेसिडेंट पढ़ रहे हैं? तो मैंने तो पूछा ही नहीं बाहर का बंदा है कि घर का बंदा है, मैं तो टेरिटरी देख रहा हूं। अब ये बताओ, जॉन सीना क्या इंडिया की टेरिटरी पे है अभी? है ना? मैं तो अभी टेरिटरी की बात कर रहा हूं। मैंने जितने भी नंबर बनाए, देखो येलो कलर कर रहा हूं, फिर बताना क्या ये येलो कलर टेरिटरी है? फिर नंबर 2, क्या ये टेरिटरी है? उसके बाद नंबर 3, क्या ये टेरिटरी है? उसके बाद नंबर 4, क्या ये टेरिटरी है? नंबर 5, क्या ये टेरिटरी है? अब छठा जॉन सीना वाला बड़ा फोकस हो गया था ना, क्या ये टेरिटरी है ना? मैं तो अभी टेरिटरी सिखा रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि जॉन सीना बाहर का बंदा है, मैं सिखा रहा हूं कि ये टेरिटरी है। क्लियर हो गया? अच्छा, लास्ट, जो आपने फॉरेन एम्बेसी की छत पे खड़े होकर 700 रुपए कमाए, क्या ये टेरिटरी है? नहीं है, समझ गए? तो ब्लू कलर जो है वो टेरिटरी नहीं। तो अगर मैं खाली येलो येलो कलर को जोड़ लेता हूं, सारे येलो कलर की इनकम जोड़ लेता हूं, हाँ, तो सारे येलो कलर की इनकम कितनी आ रही है? 2900, वेरी गुड। तो इस इनकम को भी कुछ कहते हैं, तो पहले तुक्का मार दो, ऑनलाइन के चीतों से भी पूछ लेता हूं, फिर बताऊंगा। नेशनल इनकम नहीं, नेशनल इनकम तो वो हो गया था ऊपर, वो तो खत्म। तो इसको नेशनल इनकम नहीं कहते हैं, ये नेशनल इनकम नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? इस 2900 को, इस सारी येलो रंग की इनकम को क्या कहते हैं? हाँ, तो अपने ऑनलाइन दे चीतों ने भी भेजा, इसको बोलते हैं, हाँ तुमने भी दिया था, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखवाता हूँ पूरी क्रक्स कहानी, बट समझ आ गया? तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं, क्रक्स लिख लेते हैं कि मैं लिखवाता हूँ, मैं इंग्लिश लिखवाता हूँ प्रॉपर, तो आप मेरे साथ लिखना स्टार डाल के कि ऑल द फैक्टर इनकम्स, all the factor incomes earned in domestic territory is known as, है ना? तो जितनी भी फैक्टर इनकम्स, यहां पर भी हम फैक्टर इनकम की ही बात करते हैं, मतलब मेहनत की कमाई। तो जितनी भी फैक्टर इनकम हमने डोमेस्टिक टेरिटरी पर कमाई है, हाँ, उसको क्या टर्म देते हैं? इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम। तो इसीलिए मतलब दो कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आई होप आपको दोनों आज सीखने को मिले होंगे, एक है रेसिडेंट और एक है टेरिटरी। हाँ, तो रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट अलग सिखाया था इसीलिए, और टेरिटरी का कॉन्सेप्ट अलग सिखाया था इसीलिए। तो दो मेन कॉन्सेप्ट ही वैसे हमको आज सीखने थे। तो अब इसको लेकिन सम अप करने के लिए एक लास्ट 2 मिनट और लूंगा, लेकिन पहले यहां तक लिख लिया, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बस क्रक्स करवा रहा हूं। ठीक है, और आपको आंसर भी बताना है, तो बस आप सुनते रहना, ये ड्राइंग मत बनाना। ठीक है, ये है जॉन सीना और ये है विराट कोहली, जो अभी फिलहाल दुबई में है, गेम खेलने गया है। ठीक है, और ये है एसबीआई बैंक और ये है मैकडॉनल्ड्स। विराट कोहली ने कमाए 1000 रुपए,
जॉन सीना ने कमाए 3,000 रुपए, मैकडोनल्ड ने कमाए 2,000 रुपए और एसबीआई बैंक ने कमाए 500 रुपए। ठीक है, तो पहले तो पहला कॉन्सेप्ट जो सीखा वो दिमाग लगा के बताओ नेशनल इनकम कितनी, और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो सीखा वो दिमाग लगा के बताना डोमेस्टिक इनकम कितनी। ठीक है, 1,500 आप कह रही हो नेशनल इनकम, और डोमेस्टिक इनकम 5,500 हो गई डोमेस्टिक इनकम। श्योर, कॉन्फिडेंट? चलो चेक कर लें। ठीक है, तो नेशनल इनकम के लिए हम देखते हैं रेसिडेंट, देखते हैं कि रेसिडेंट कौन है ना। नेशनल इनकम के लिए आपको क्या चेक करना है? रेसिडेंट कौन है। तो आओ हरा कलर करते हैं रेसिडेंट को। विराट कोहली पर कौन सा कलर करूं? ग्रीन। तो एक तो 1,000 हो गया। उसके बाद एसबीआई को हरा कलर करूं तो कितना हो गया? 500। ठीक है, तो बिल्कुल सही। तो नेशनल इनकम है रेसिडेंट्स की इनकम यानी 1,500। जॉन सीना बाहर का बंदा, मैकडोनल्ड्स बाहर की बंदी, है ना। अब ये तो हो गया नेशनल इनकम। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या चेक करना है? हाँ, कि टेरिटरी इंडिया की है कि नहीं। तो अब देखो, जॉन सीना इंडिया में है अभी, मैकडोनल्ड्स भी इंडिया की टेरिटरी में है अभी, और एसबीआई भी इंडिया की टेरिटरी में है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो 5,500, परफेक्ट। तो इस कंक्लूजन से ये मैं मान लेता हूं कि आप अच्छे से समझ गए। वेरी गुड। तो बस दो ही कॉन्सेप्ट सीखने थे आज, एक रेसिडेंट और एक टेरिटरी। तो क्लियर हो गया? चलो डन, छुट्टी। ठीक है, ऑनलाइन के चीतो, समझ आ गया मेरे भाइयों? ओके, चलो ठीक है, मजा आ गया। आ जाओ, रिवाइज हो जाए। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, बाय 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 बाय।